फर्क देखें आप, उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे और आज के चीफ जस्टिस इमरान को बचाने पर लगे हुए हैं। और आप तो खुद 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लंदन भागे हुए हैं, आप तो खुद अदालतों से मफरूग हैं। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन को तजावीज़ दी हैं कि जिससे डिलिमिटेशन के अमल को तेज़ तर करके इंतखाबी अमल को मज़ीद जल्द किया जा सकता है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। पीटीआई लीडर की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली और ज़मानत के मामले पर 2 रोज़ से अदालतों में जो हो रहा है, इसने मीडिया पर हजानी सूरत हाल बर्पा की हुई है। ट्रायल कोर्ट के फैसले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समातों पर सियासी नज़रियात के मुताबिक आरा भी मुनक़सिम है। किसी को सुप्रीम कोर्ट जल्दी में लग रही है और कानूनी तकाज़ों से बाला ताक रखते हुए फैसला देने की जल्दी में नज़र आ रही है, और बास के ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट गैर मामूली ताख़ीर करके चेयरमैन पीटीआई को ना हक जेल में रखे जाने का सबब बन रही है। और इल्ज़ामात की इस गर्द में पूरा निज़ाम अदल अटा हुआ है। पीटीआई मुखालिफ सियासी जमातें बतौर ख़ास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के किरदार पर तनकीद कर रही हैं और उन्हें पीटीआई चेयरमैन के हामी होने का इल्ज़ाम तक दे रही हैं। ऐसी सूरत हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीर को जो भी फैसला आए उसे कानून के बजाय सियासी ज़ावियों से जो है वो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी सवाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीर के रोज़ अगर चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत का फैसला हो भी जाए तो क्या वो जेल से बाहर आ सकेंगे, क्योंकि 9 में वाक़यात की केसेस पर और साइफर केस में मुबैना तौर पर उनकी गिरफ्तारियां अटक जेल में ही डल चुकी हैं। गो कि उनके जो लॉयर्स हैं उनका ये कहना है कि उनको भी इस हवाले से कोई इंटीमेशन नहीं है। मज़ीद ये कि साइफर केस में पीटीआई के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ ट्रायल आइंदा 2 हफ्ते में शुरू होने का इम्कान भी है। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर पाकिस्तान आमने सामने हैं। इलेक्शन की तारीख देने से मुतल्लिक सदर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए ख़त पर मुलाकात से इनकार हो गया है। सदर ने इस मामले पर वजारत कानून से राय मांगी है, लेकिन वजारत की तरफ से भी सदर को कुछ ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई जा रही। तो हो क्या रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, साथ ही साथ अज़मा बुखारी साहिबा हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं, कराची से हमें शर्मिला फारूकी साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, और साथ ही साथ एतजाज़ असलम चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप लीगल एक्सपर्ट हैं। तमाम मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बैर साहब, अगर आपसे शुरू करूँ, पिछले कुछ दिनों से जो है वो लग रहा है कि एक मतलब जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के बयान थे वो, उसको अगर मैं कहूँ तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मैं तो सैंडविच हो गया हूँ बिल्कुल ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। अब जो कोर्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस की जो स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि जी ट्रायल कोर्ट ने जो है गलती की है अपने वर्डिक्ट में, और बेहतर होगा कि हाई कोर्ट जो है वो इस पर कोई जल्दी फैसला कर दे। 2 बजे की कहा जा रहा है जी, उन्होंने कहा जी हम 2 बजे कोर्ट लगाएंगे, तो एक तरह से वो प्रेशराइज भी जो है वो कहा जा रहा है, किया जा रहा है। आपने बार काउंसिल का देख लिया होगा, बार काउंसिल की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं कि ये इंटरफेरेंस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले में। क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो उनका मैंडेट है उससे तजावुज़ कर रहा है? नहीं, बेसिकली ये नहीं है, शायद ये रिपोर्टिंग सही नहीं हुई। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मैं ट्रायल कोर्ट और इसके सुप्रीम कोर्ट के दरमियान सैंडविच हुआ हूँ, वो चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था, लेकिन उन्होंने इस तरह अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए थे। हुआ यह था कि ये फर्स्ट टाइम आफ्टर दी जब आर्गूमेंट शुरू हुए तो इलेक्शन कमीशन की वकील की तरफ से फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ गया कि योर ऑनर, आप तो एक केस पहले से सुन रहे हैं जो इनका एक आपके सामने पेंडिंग है, और वो आज सिंगल जज आप सुन रहे हैं, और ये अपील है उसमें सुन रहे हैं, तो शायद फिर आप कंप्रोमाइज़ होंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो चीफ जस्टिस ने उस तनाजुर में कहा हाँ मैं इसके दरमियान सैंडविच हूँ, यानी बिटवीन द 2 जजेस एंड 1 जज। उसने ट्रायल कोर्ट और उनका जिक्र नहीं किया। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, देखे वो बेजा तनकीद कर रहे हैं। जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ लीडर ऑल ऑफ अ सडन वो जाग उठे और उन्होंने तनकीद शुरू किया, और तनकीद का निशाना चीफ जस्टिस को ख़ास कर बनाया, और बड़े गलत अंदाज से उन्होंने जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट में हम गए, हमारा केस लगा हुआ था, मैं रोस्टम पे था, कोसा साहब भी आर्गू कर रहे थे, और जिस वक्त सारे आर्गूमेंट्स हुए थे किसी एक 1 पॉइंट पर भी हमने ट्रायल कोर्ट की जजमेंट नहीं पढ़ी।
वो सारा जो पढ़ा गया वो ये था, अगर चीफ जस्टिस साहब हमें कोई आउट ऑफ द वे रिलीफ देना चाह रहे थे तो पहले भी तो हमारे केसेस लगे थे, और अगर ये वाले मैटर लगे थे तो ये जो जजमेंट आई थी, जजमेंट से पहले हमने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में कहना यह था कि पहले इससे कि ट्रायल में एविडेंस हो और कन्विक्शन या एक्विटल की तरफ जाए, पहले इस बात का फैसला कर ले कि जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, इख्तियारी समाअत है कि नहीं। जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मुखातिब कर किया तो इलेक्शन कमीशन ने एग्री कर लिया कि यस जुरिस्डिक्शन का इशू है, पहले इसका रिजॉल्व किया जाए। उस पर्पस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेजा, रिमांड हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कल पूछा कि जब हमने आपको रिमांड किया तो हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया। हमने दोनों फरीक़ैन ने कहा कि नीचे गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस तनाजुर में कहा कि ये तो फिर ज़्यादती हुई कि जो मैटर डिसाइड करने के लिए हमने रेफ़र किया और हाई कोर्ट ने नीचे भेजा, तो जज साहब को क्या जल्दी थी कि हाई कोर्ट का फैसले के मुताबिक फैसला किए बगैर आपको कन्विक्ट कर लिया। तो इस बात चले मैं ज़रा एतजाज़ असलम साहब की तरफ भी जाऊंगी, फिर इसका ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल जो है वो भी एक इनकी रामिफिकेशंस हैं, उस पर भी बात करेंगे। एतजाज़ साहब, आप क्या कहेंगे, क्या आपको जो बार काउंसिल की तरफ से एतराज़ात आए हैं जिसमें वो कह रहे हैं जी इंटरफेरेंस हो रही है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के मामलात में सुप्रीम कोर्ट तजावुज़ कर रहा है अपने इख्तियारात से, क्या आपको उसी तरह लग रहा है या आप समझते हैं कि ये रूटीन मैटर है और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं? जी मैडम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं जी इस चीज़ से तो इत्तेफाक करूंगा कि थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले को देख रहा है, क्योंकि जिस तरह कन्विक्शन का ऑर्डर आया उससे पहले भी डायरेक्ट एप्लीकेशन चली गई थी और हाई कोर्ट के फैसला देने से पहले एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी, एंड देन सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व के पहले हाई कोर्ट फैसला करेगा और उसके बाद हम देखेंगे इसके ऊपर। अभी तक वही एप्लीकेशंस चल रही हैं, इवन दो कन्विक्शन का ऑर्डर आ चुका है 5 अगस्त का और उसके खिलाफ अपील भी दायर हो गई है। मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त जो एप्लीकेशंस है वो इनफैक्चुअस हो चुकी हैं, वो काबिल समाअत नहीं है मेरी नज़र में, बट नॉनदलेस सुप्रीम कोर्ट डीम्स बेस्ट और उनको लगता है कि वो इस वक्त सुन रहे हैं, उसको एक नजर सानी उसके ऊपर कर रहे हैं और वो एक वॉच भी रख रहे हैं हाई कोर्ट के ऊपर। और एक तासुब ये भी आता है कि जब वो कमेंट्स पास करते हैं सिविल ट्रायल कोर्ट के ऊपर कि जी शायद जल्दी फैसला कर दिया, तो वो भी एक इंडिकेशन आती है कि दे ट्राइंग टू कीप अ वॉच ऑन एज टू व्हाट हाई कोर्ट इज डू। बट मेरी नजर में ये थोड़ा गैर मामूली है, क्योंकि बेशतर औकात या ज्यादातर इस तरह के एप्लीकेशन को कोर्ट एंटरटेन नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट खास तौर पे, जबकि आपकी एक अपील ऑलरेडी पेंडिंग है और वो अपील कानून के तहत फाइल की गई है। सेक्शन 190 इलेक्शन एक्ट का बड़ा कैटेगोरिकली कहता है कि ट्रायल कोर्ट की जितनी भी अपील्स है वो पहले हाई कोर्ट में जाएंगी और हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट आएंगी। तो इवन तो चल रही है अपील, बट समहाउ सुप्रीम कोर्ट को मुनासिब लगता है कि वो इस वक्त उसको ऊपर एक वॉच रखे। सो मेरे ख्याल से जहाँ तक बार काउंसिल्स है उनकी जो ऑब्जर्वेशंस है वो कुछ हद तक ठीक है कि पैरेलल एक ही मैटर को पैरेलल चलाया जा रहा है, 2 डिफरेंट कोर्ट्स में चलाया जा रहा है। सो आई थिंक बार somehow makes sense, their point of view makes sense to me at least। मैं जरा अज़मा साहिबा की तरफ चली जाऊँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ। अज़मा साहिबा, ये बताइए, मरियम साहिबा की तरफ से जो है ट्वीट आई जिसमें उन्होंने कहा जब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुना ही दिया है तो कल हाई कोर्ट के इंतज़ार का भी क्यों ज़रूरत है। अब इसमें अभी तक कोई फैसला तो नहीं आया उस तरह, गो कि ठीक है एक उन पे इल्ज़ाम ज़रूर लग रहा है कि टिल्ट है उनकी। बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए, बात अगर इतनी सिंपल होती ना जितनी गौहर साहब ने जो है वो बना के बताई है, या किसी हद तक एतजाज ने भी ज़ाहिर एक मॉडरेट से गुफ्तगू करने की कोशिश की है, बट हालात उससे ज़्यादा खौफनाक और संजीदा है। पहली तो गुजारिश ये है कि ये जो रोमांस है विद इमरान खान और पूरी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 54,000 केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं रात 9 बजे तक बैठा हूँ कि जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है अगर तो इमरान खान को छोड़ने का फैसला करती है वेल एंड गुड, वरना हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमें और कोई काम नहीं है। और ये बैकग्राउंड को आज की नहीं है। वो आपको याद होगा कि 9 और 10 मई को जलाओ घिराव करने के बावजूद जो है और रिमांड पे होने के बावजूद इमरान खान को जब जो है मर्सिडीज के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है और जिसने इस मुल्क की जो है मुल्क के अंदर एक बगावत कराने की कोशिश की, इस मुल्क के अंदर हालात जो है वो सिविल वॉर तक पहुंचा दिए, वहां पर उनको गुड टू सी यू कहा जाता है। क्या ये भी कभी हुआ है कि किसी अल्लाह दित्ते का, किसी मंशा मसीह का, किसी का जो है वो इस तरह से रिमांड कभी तोड़ा गया हो?
रिमांड तोड़कर उनको जो है वो एक रात के लिए जो है कहा जाता है कि आप पुलिस लाइन में जाकर एंजॉय करें और बेगम साहबा को बुला लें, अपने दोस्त भी बुलाएं, खाना शाना खाएं और सुबह जाकर फिर इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है थोक के हिसाब से इनको जमानतें दे। और कभी ये भी हुआ आज तक कि जिन केसेस में आप आए हैं उसमें भी जमानत, जो केसेस जो है आप लाएंगे उसमें भी जमानत, और कभी कोई जो केस होगा उसमें भी आपको जमानत मिल जाएगी। ये भी क्या पाकिस्तान की तारीख में किसी ने देखा है? क्या ये भी कभी हुआ है कि एक जो हमारे चीफ साहब है, बड़े काबिल एहतराम है, बट उनकी जो है वो सास और जो है वो ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब की बेगम साहबा जो है वो इमरान खान के लिए जो है वो उनकी मोहब्बत का इजहार वो कर रही हूँ, एक जज साहब का नाम ले रही हूँ, माशाल्लाह लगने की बददुआएं कर रही हूँ, और उसके ऊपर जो है अगर कमीशन बनाया जाए तो उसके ऊपर खुद ही बैठकर जो है वो स्टे दे दिया जाए। बातें अगर इतनी सिंपल होती हैं, देखिए वो जो ख्वाजा अहमद तारिक रहीम को इल्हाम तो नहीं हुआ था ना कि इमरान खान को पेश किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, 6 बजे जो है हुक्म आ जाएगा कि वो जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाके जमानत लेंगे। तो ये 4:30 बजे ये ऑडियो आई थी ना। तो अफसोस की बात यह है कि एक आला मनसब के ऊपर बैठे हुए एक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे ज्यादा एक अजीबो गरीब घिनौना खेल खेला है, जिसके अंदर एक पार्टी को, एक लीडर को फेवर करने के लिए वो ऑल आउट जाते हैं, कभी वो कॉन्स्टिट्यूशन नया लिखने की कोशिश करते हैं, कभी वो जो है उनकी हुकूमतें बचाने की कोशिश करते हैं, कभी। अब मुझे ये बताइए, सारा तो उन्होंने ट्रायल कोर्ट के जो केस है वो कह रहे हैं हमने नहीं पढ़ा फैसला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे फैक्ट्स तो डिस्कस हो चुके हैं। जो वो जज जो है उसने कैसे गवाहान को नहीं सुना, वो ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, फिर ये सारी आप रिमार्क्स तो दे चुके हैं, आपने सारी ऑब्जर्वेशन तो दे दी हैं, तो अब अपील का क्या फायदा? और बिल्कुल इतराज ठीक कह रहे हैं, कानूनी तौर पर ये तमाम जो उनकी पिटीशंस है पीटीआई की सक्सेस हो चुकी हैं, बिकॉज उसके ऊपर फैसला आ गया है, फैसला आने के बाद इंप्लीमेंट हो चुका है, मौसूफ जेल में। अब जब और कुछ नहीं मिला, कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो फैसला नहीं दिया, तो वो उन्होंने कहा अब मैं आईजी जो है वो अटॉर्नी जनरल मुझे बताएं इमरान खान को किस हाल में रखा गया है। ये भी आपके पास मालूम होगा कि महकमा जेल की एक मिनट महकमा जेल की एक रिपोर्ट जो है सेशन जज जब ये वो विजिट करके आए हैं, सारी जेल ने कहा जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय एक जो है वो बड़े बहादुर लीडर के उसने जो है उसने कहा कि जी उसके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। उसके बाद महकमा जेल ने रिपोर्ट जारी की कि उनको अलहदा कमरा वाला बाथरूम बना दिया गया है, उसको दरवाजा लगा दिया गया है, उसमें वॉश बेसन है, उसमें कमोड लगाया गया है, परफ्यूम और ये सब चीजें। इसके बावजूद भी अभी तसल्ली नहीं चले, मुझे वो कल हुक्म दिया गया है हमें बताएं इमरान खान किस हाल में। इमरान खान को चोरों को जिस हाल में रखा जाता है उससे कहीं बेहतर कि पीसी होटल के कमरे की तरह रह रहे हैं वो। चले मैं जरा को सोचिए, उस वक्त तो ना सेशन जज जाता था, चले मरियम नवाज जो है एल शेप के बाथरूम में चादर डालकर गुजारा करती थी जब उसके जो है कमरों के अंदर। राइट, मैं जरा शर्मीला साहब का भी इस पे पॉइंट ले लूं, फिर को मौत की चक्की में रखा, चीनी फेंकी जाती। चले पॉइंट आ गया। शर्मीला साहिबा, एक तो हमने इसकी बिकॉज तीनों मेरे अभी तक मेहमान जो हैं समेत अज़मा साहिबा के ऑब्वियसली वो एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं लेकिन लीगल एक्सपर्ट भी हैं, आप इसको कैसे देख रही हैं? आप एज अ पॉलिटिकल लीडर आप इसको किस तरह देख रही हैं? क्या आपको एक बायस नज़र आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या आप समझती हैं कि ये मतलब जिस तरह आम हालात में सबके साथ होता है वैसे ही है? शुक्रिया मारिया। देखिए, आई कैन नॉट कमेंट ऑन द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया है, लेकिन जो हम ऑब्जर्वेशंस देखते हैं जो मोतबर जज साहबान की तरफ से आते हैं, हमें लगता है कि एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि ये एक आम आदमी के साथ भी रवैया ऐसा ही होना चाहिए। इस मुल्क में न जाने कितने लोग हैं और कितने तलबगार हैं जिनके मुकदमात साल चलते हैं। दे डोंट हैव द रिसोर्सेस, ना उनके पास बड़े बड़े वकीलों को हायर करने के पैसे हैं, ना उनके पास इस किस्म की एक्सेस है कि वो अदालतों के चक्कर लगाएं, ना उनके पास मीडिया की एक्सेस है कि रोज़ ब्रेकिंग न्यूज़ आए उनके हवाले से और फिर एक प्रेशर भी कायम हो। वो बेचारे तो परेशान हो जाते हैं अपने मुकदमात निपटाते। आप रेप केसेस में देख लें, आप प्रॉपर्टी के केसेस के अंदर देख लें। आई एम अ विक्टिम माई सेल्फ। मेरा एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा है पिछले 14 साल से। मेरे वालिद साहब के नाम वो प्लॉट था, किसी ने कब्ज़ा कर लिया था, वो चले गए 2 साल पहले, मैं अब उसको लड़ रही हूँ। न जाने मेरी ज़िंदगी में भी उसका फ़ैसला होगा कि नहीं होगा। बात यह है कि जस्टिस सिस्टम, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, आम आदमी की तनाज़र से आप देखें ना कि क्या पैरोमीटर है, क्या बेंचमार्क है, उनको इंसाफ मिल रहा है। ये जिरगा सिस्टम क्यों आता है, इनफॉर्मल जस्टिस सिस्टम जो कि गैर कानून क्यों आता है?
लोगों को पता है अदालत जाएंगे तो इंसाफ तो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, वो जिरगा बिठाते हैं, फैसला कर लेते हैं, ना पैसे लगते हैं ना टाइम लगता है। ये वजह है, ये जो ईवल्स हैं इनको हमें ख़त्म करना है। अब किसी को देखिए, इन्होंने मरियम साहिबा की बात की, बिल्कुल सही है। आसिफ अली जरदारी साहब ने तो 11.5 साल जेल काटे, बीबी शहीद जो है बेचारी जेलों में रही हैं, कान का इन्फेक्शन हो गया था, इलाज करने वाला कोई नहीं था। फरियाल तालपुर साहिबा को घसीटते घसीटते वो हस्पताल से ले गई जेल में। अच्छा, हमारे जो स्पीकर सिंध असेंबली हैं, वो असेंबली ख़त्म हो गई, डिज़ोल्व हो गई, लेकिन वो स्पीकर साहब अभी तक उनको ज़मानत नहीं मिली है। तो ये भी चीज़ें हैं ना, ये भी देखनी चाहिए। इंसाफ जो है वो बराबर होता हुआ नज़र एवरीवन। लेकिन शर्मिला, आपका नहीं ख्याल, मतलब मैं एज कंपेयर टू, नो दैट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। मतलब हकीकत अगर इसको देखें, अमलन देखें, तो वाकई नहीं इसका इतलाक बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हम ये देखते हैं कि ठीक है, बेशक आप एग्जाम्पल अपनी पार्टी के दे रही हैं, लेकिन सियासी अशराफिया जो है उसके लिए, चाहे अक्रॉस पार्टी लाइंस हो, उसके लिए कानून जो है वो और है और मेरे लिए कानून और है। मतलब अभी अज़मा बात कर रही हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन ये भी कभी नहीं हुआ तो गलत है किसी ने, बिल्कुल गलत है कि किसी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि किसी सियासी लीडर को जो है वो इलाज कराने के लिए बाहर जो है वो जाने की इजाज़त दी हो, किसी नॉन सियासी लीडर को, किसी आम आदमी को इस तरह की इजाज़त मिली हो। तो अशराफिया के लिए तो हम ये देखते हैं कि कानून का इतलाक बिल्कुल ही और है। लेट मी करेक्ट यू हियर, मैं समझ गई हूँ आप किसकी बात करें, लेकिन वो सियासी लीडर को बाहर जाके इलाज कराने की इजाज़त किसी अदालत ने नहीं दी थी, उस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने दी थी। कोर्ट ने वो कहा था कि जी वो हुकूमत फैसला करे, तो जिसकी हुकूमत ने दी थी ये सवाल उससे पूछना चाहिए। ये खैर लेट मी, बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेक द रिकॉर्ड क्लियर, क्योंकि ये अदालत का फैसला नहीं था। लेकिन अगेन कितने लोगों को मैं तो बात कर रही हूँ कि ये जो जितनी जल्दी जमानतें मिल रही हैं इनको, जितनी जल्दी इनके मुकदमात में फैसले आ रहे हैं, एक अदालत यहाँ लगती है तो दूसरी उधर फैसला कर देती है, तो तीसरी उधर कर देती है। तो काश के हमारे मुल्क का हर आम आदमी के लिए भी ये निज़ाम इतना ही मुअस्सर और इतना ही चुस्त हो जाए तो क्या बात है। क्या ही बात है, दैट्स ट्रू। इस मुल्क में से तो इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन आप थोड़ी सी, मैं ये भी कहना चाहूंगी आपको, अदालत की तरफ से स्टैम्प पेपर, गारंटर, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, पिलर ऑफ द स्टेट है। बिल्कुल। लेकिन अदालत की तरफ से उस केस में गारंटर भी थे, स्टैम्प पेपर का भी था। इसके अलावा जो प्रेशर की बात कर रही है मीडिया पे, वो प्रेशर भी बना, तो ये हमें अशराफिया के लिए नजर आता है, क्रॉस द बोर्ड नजर आता है, सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रही। डॉक्टर साहब, अभी जो बात हो रही है इसको किस तरह अब आप देखेंगे? मतलब जो कल एक आपकी पिटिशन का हिस्सा भी नहीं था, जिसमें आपने ये कहा, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि जी मुझे अटॉर्नी जनरल रिपोर्ट पेश करें कि इमरान खान साहब को किन हालात में जो है रखा गया, जिस पर रद्द अमल जो है मरियम साहिबा का भी आ रहा है, बाकी दीगर जमातों का भी आ रहा है। ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है? नहीं, देखिए वो पिटीशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने एक एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी, उसमें हमने ये मारूजात सारी उठाई हैं, सबमिशंस भी की है, और बीबी की तरफ से एक लेटर भी डायरेक्ट दिया हुआ है। नहीं, वो परसों पहुंच गया था, आज तो उन्होंने फ्रिज पर दे दिया, तो वो ऑलरेडी मौजूद है उनके पास। दूसरी बात है कि चीफ जस्टिस को पता है केस में बंद है, और हमने उसको एट द रोस्ट में रिक्वेस्ट की हुई थी कि किस हालत में वो मौजूद है, और ये सारी गुजारिशात करते हुए हमने इस तनाजुर में कहा था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ राइट हमारा वायलेट हुआ, जल्दी फैसला हुआ, टाइम नहीं दिया गया, हक दिफा मेरा नहीं मिला था मुझे, और जिस वक्त मुझे अरेस्ट करते हैं तो मुझे अरेस्ट करने के लिए किस वक्त यहाँ से ऑर्डर जाता है, 12 बजे वो जजमेंट रिजर्व करता है, 12:30 बजे वो 30 पेज की जजमेंट दे जाता है, और 12:30 से फ़ौरन विद इन हाफ एन आवर ही इज़ ऑलरेडी ऑन द मोटर वे। तो ये सारी सर्कमस्टांसेस कोर्ट को दिखाई, तो कोर्ट ने इस पे ये ऑब्जर्वेशन किया, और जब आप नोटिस में लेके आते हैं कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के पास एफिक्स कोर्ट है, पहले भी ऐसा होता रहा है, पहले भी जब भी कोई आया है, कैदी आया तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो ऐसे ज़रूर होता है, ये कोई अनमोल नहीं। लेकिन देखिए जो दो चीज़ें ये कह रहे बार बार कि ये सुप्रीम कोर्ट ने शायद कोई आउट ऑफ द वे काम किया, ये पिटीशन पेंडिंग थी, जिस तरह एतजाज़ साहब ने अभी अर्ज़ किया, मैं सर करूँ शायद उन लोगों ने पढ़ा नहीं, हमारे यहाँ 3 पिटीशन थे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक जो पिटीशन है वो पिटीशन है विद रिस्पेक्ट टू ज्यूरिसडिक्शन, वो इंफ्रक्चस नहीं हुई, बाकी भी सुप्रीम कोर्ट ने टच नहीं किया, एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और उसमें ये ऑब्जर्वेशन आई है, और सुप्रीम कोर्ट जो कंसर्न शो कर रही है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए शो कर रही है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजेस पे ना जाएं, आप इस पे रहें कि जजमेंट में क्या है और प्रोसेस फॉलो हुआ है कि नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरीवन, और सुप्रीम कोर्ट के बाद ये स्टेट है।
लेकिन वैसे क्या आपको ये नहीं लगता भी जो अज़मा साहब जो अभी बात भी कर रही हैं, शर्मिला साहिब भी बात कर रही हैं, एतजाज़ ने भी उस तरफ जो है वो तस्करा किया कि 54,000 आई बिलीव केसेस हैं इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, ये फ़ौरन जाता है ओवरनाइट जो है इसको हार्डली 24 आवर्स में जो है ये लग जाता है। एक 22 नहीं, हमारा केस 24 आवर में नहीं लगा, हमें तो यही तो अफसोस है। ये जजमेंट केस हमने फाइल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में हम 4 अगस्त को गए थे और 4 अगस्त के बाद अभी 22 तारीख को हमारी हियरिंग हुई है। हम तो यही समझ रहे हैं कि हमारा डिले हो गया। लास्ट टाइम हमने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी थी 5 जुलाई को और 8 जुलाई को, और हमारी हियरिंग हुई 27 जुलाई को। तो इसलिए डिले की वजह से तो हमें नुकसान हुआ है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर नोट फरमा ले, अगर एक फ्लॉज इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा है, हमें उसको रिमूव करने चाहिए, बजाय इसके कि हम ये कहें आपको रिलीफ मिला मुझे मिला। ये लोग फेरे लगाते रहे 30 साल की तरफ। ये सबका कसूर है, कलेक्टिव फेलियर है मेरा ख्याल है। इरफान कादिर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। इरफान साहब, क्योंकि थोड़ा सा लेट आए हैं, 2 चीज़ें जिस पे पूछना चाहूँगी। इस वक्त सम अप करती हूँ, जो कोर्ट का कॉन्डक्ट है, क्या आपको लगता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक पार्टी के तौर पर नज़र आ रही है, जिस तरह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? बैर साहब कह रहे हैं कि हमारी तो सुनवाई जो है जल्दी नहीं हो रही, देर हो रही है, लेकिन ये नज़र आता है कि एक दिन जो है वो पिटिशन जाती है और फ़ौरन से जो है वो उसको टेकअप भी कर लिया जाता है, गो के 54,000 केसेस आर पेंडिंग। आपको सुप्रीम कोर्ट का किरदार कैसा लग रहा है इस सारे मामले में? मैं आपको बताता हूँ जी, मेरे अगर आप पिछले 10 साल के प्रोग्राम्स और टॉक शोज उठा के देख लें तो मैंने कंसिस्टेंटली एक बात की और मैंने कहा कि अदालत जो है वो जब भी सियासी मामलात में आएगी, यानी कि सियासत में आएगी, तो नुकसान अदालत का होगा, सियासत का नहीं होगा। इस वक्त हो ये रहा है कि ये इतनी पोलराइजेशन है मुल्क में कि ये जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं जब भी आते हैं, अदालतें जो है वो भी उसमें पैशनेट हो जाती हैं, जज्बाती हो जाती हैं और वो स्ट्रिक्ट लीगैलिटी से वो डेविएट कर जाती हैं। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है, और मैं ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को नहीं कंसिडर कर रहा, ये जो सियासत है ना हमारे पाकिस्तान के हर टीयर के अंदर ये घुस चुकी है बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा है, वहां पे अपील पेंडिंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको भी रेगुलेट करता हुआ, सुपरवाइज करता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की सुपरवाइजेशन है, ये सबसे ज्यादा इसके जो शेड्स हमें नजर आते हैं वो आते हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को सुपरवाइज किया, इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज किया और एडजुडिकेशन को भी सुपरवाइज किया, और ये किया इन्होंने पनामा केस में। उसके बाद अब ये जो मौजूदा केसेस हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं उस किस्म की सुपरवाइजेशन की जा रही है। लास्ट जो हमारे चीफ जस्टिस थे साकिब साहब, वो ये करते थे कि हाई कोर्ट में मामला चल रहे होते थे, लेकिन उसी नुक्ते को सुप्रीम कोर्ट में उठाते थे, फैसला देते थे और कहते थे कि बाकी केसेस अबेट हो गए। हालांकि जुडिशल साइड पे हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट के ताबे उस तरह से नहीं आता, और जो केस सुप्रीम कोर्ट में सुने भी नहीं जा रहे वो फैसले सुप्रीम कोर्ट में हो रहे हैं और कह रहे हैं अबेट हो जाएंगे, अबेट हो गए। तो ये सारी चीजें जो है, ये इस सारी चीज को हमें एड्रेस करना है, फिर ये मैनेज जो है ये खत्म होगा। इस वक्त जो मौजूदा हमारे जो चीफ जस्टिस है वो इस चीज की वो यानी मैं समझता हूँ कि डिफरेंस नहीं मेंटेन कर सके कि सियासत कहाँ खत्म होती है और लॉ जो है कहाँ से शुरू होता है। वो बहुत सारे उनकी जो पॉलिटिकल पैशंस जो झलक ये पार्टी है सीमिंगली कि वो पॉलिटिकली जो पैशनेट व्यूज हैं उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, जिससे कि नुकसान फिर अदालत को हो रहा है। और इस तरह का जो अदालत की जो ये इम्प्रेशन जो कायम होता है, इसको डिस्पेल करना भी जज साहिबान का काम है। उनमें इरफान साहब, कता कलामी की माफी, आप ही की लीगल फ्रेटर्निटी से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब अपनी रिटायरमेंट के पोस्ट रिटायरमेंट के आगे से जो है वो प्लान कर रहे हैं, ये उसकी एक प्लानिंग जो है वो हो रही है। और आपने भी कहा कि कुछ सियासी उनकी पैशन जो है वो नजर आता है। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? Oh yes, this is very interesting. This particular question is very close to my heart. इफ्तिखार चौधरी साहब का जो आखिरी दिन था, तो उनका आखिरी केस जो था वो उसमें मैं पेश हुआ था, लास्ट केस द डे ही वाज टू रिटायर। और जब मैं सुबह उनकी अदालत में पहुंचा तो हेडलाइंस जो थी उस दिन जंग में और न्यूज में वो थी कि अ ग्रेट जज फेड्स, अ पॉलिटिकल स्टार इज बॉर्न। तो मैंने वहां जाते ही रोस्ट्रम पे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को कहा कि जी ये आज की खबर है जंग और न्यूज में, आपको ये रेफर कर रहे हैं एज पॉलिटिकल स्टार। मैं तो आया हूँ चीफ जस्टिस के सामने,
तो यहाँ पे हमारे कानून में लिखा हुआ है कि इस तरह की पब्लिकेशन जो कि कोर्ट के इमेज को प्रेजुडिस करती है, सबसे पहले आप पे लाजिम है कि आप इस चीज को टेकअप करें ताकि ये नोशन डिस्पेल किया जा सके कि आप पॉलिटिकल स्टार आज नहीं है, यू आर अ चीफ जस्टिस। उस पे जो हुआ रेस्ट इज हिस्ट्री, वही पैशन जो है हमें मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में लोगों को लग रहा है कि ये भी शायद पॉलिटिकल स्टार तो नहीं बनना चाह रहे। मुझे नहीं पता कि ये बनना चाह रहे हैं कि नहीं बनना चाह रहे, लेकिन कंसिस्टेंटली अपने मर्जी के जो उन्होंने बेंचेस बनाए हैं और फिर उनके सीनियर तरीन जजेस जो है उन पे तनकीद करनी पड़ी है कि ये वन मैन शो है। तो ये भी मैं अपने पास से नहीं कह रहा, उन्हीं के जजेस कह रहे हैं। तो जब कोर्ट को आप इकट्ठा लेके नहीं चलते, कोर्ट में इतनी डिवाइड है, तो उसके बाद डेफिनेटली फिर कोर्ट की जो एक साख है वो तो उससे इम्पैक्ट होगी, और वो इम्पैक्ट हो रही है। और लग रहा है कि जैसे कोर्ट हमारा जो है, हमारा हाईएस्ट कोर्ट, वो भी लग रहा है जैसे कि वो सियासत की नजर हो रहा है। इरफान साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, डू स्टे विद अस। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो आमने सामने नजर आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट साहब, उस पर बात करेंगे राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अज़मा साहिबा की तरफ जाऊंगी। अज़मा साहिबा, एक और जो मसला नज़र आ रहा है, प्रेसिडेंट साहब कई दिनों से जो है वो हेडलाइंस में है। कभी वो कहते हैं मैंने बिल्स जो हैं वो साइन नहीं किए, कभी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो मिलने की रिक्वेस्ट करते हैं और वहाँ से टर्न डाउन हो जाती है। वीज़ा-वी 90 डेज़ इलेक्शन का जो मामला है, एज ए लॉयर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। आपने आइन को भी पढ़ा है। ये बात हो रही है कि क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 का जो है वो हवाला दिया जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जी क्योंकि 2023 का इलेक्शन एक्ट 2023 का हवाला दिया जा रहा है कि उसमें जो पावर्स हैं इलेक्शन की डेट अनाउंस करने की, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास हैं। बट साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ आइन और कानून जो है वो आमने सामने आए तो वहाँ पे आइन मुकद्दम है, 48(5) जो है वो वहाँ पे मुकद्दम है। क्या कहेंगी इस पर? अज़मा साहिबा मेरा ख्याल है इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। शर्मीना, आपकी तरफ आती हूँ। आप क्या समझती हैं कि क्या ये अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर आपने इतना जो है वो आपने जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दिया है और उसको खुद मुख्तार कर दिया है, तो क्या ये प्रोगेटिव जो है वो प्रेसिडेंट का होना चाहिए, या ये जिस तरह कहा जा रहा है कि ये प्रोगेटिव जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है, ऑब्वियसली इन लाइट ऑफ द न्यू लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन? मारिया, देखें, ये जो प्रोग्रेटिव है आर्टिकल 57 सब क्लॉज 1 जो भी अमेंडमेंट आई है, उसके तहत तो दिस इज़ प्योरली द प्रोग्रेटिव ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और हमने हमेशा से ये बात की और कई सालों से ये बातें हो रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का मजाज है, उसको एम्पावर करना चाहिए, उसको ऑटोनोमस करना चाहिए हकीकी तौर पे। अब पहले जब ये क्लॉज नहीं आया था, अमेंडमेंट नहीं थी, तो उसको कंसल्टेशन करना लाजमी थी विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद तारीख थे। अब जो है दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट, अब उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मशावरत करना लाजमी नहीं है। अब ये इनका प्रोगेटिव है। आई थिंक दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज अगर एक ऑटोनमस बॉडी है और वो एक इतना अहम एक काम करती है जो कि इलेक्शंस है वो करवाती है, तो मेरा ख्याल है कि उसको भी ये इख्तियार होली सोली होना चाहिए कि वो उसकी तारीख कब दे। ठीक। अच्छा गौर साहब, इसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव है? क्योंकि अगेन एक तरफ आइन है, एक तरफ जो है वो लॉ है, आप किस तरह इसको देख रहे हैं? क्या आपकी क्या इंटरप्रिटेशन? देखिए, मेरी इंटरप्रिटेशन पहली बात तो ये है कि जो लेटर सदर साहब ने लिखा था, तो सदर जो है फेडरेशन का हिस्सा है, वो पार्लियामान का हिस्सा है, वो हेड ऑफ स्टेट है। इलेक्शन कमीशन ने, मैं समझता हूँ, एक तौहीन दिखाई है सदर की ऑफिस को। इनको ये ऑनर समझ के करना चाहिए था, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना चाहिए था। ऑटोनोमस होना चाहिए, ऑटोनोमस काम करना चाहिए, इंडिपेंडेंट, बट कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा सदर हेड है, उनसे मिलना चाहिए था। इनको चाहिए था एट द एंड ऑफ द डे, बेशक ये एग्री ना करते और कहते कि जी नहीं, आपका की बात नहीं मान सकते, ये हमारा राइट है, लेकिन मिलना ज़रूर था। AG ऑफिस को भी इन्वॉल्व कर लेते। लेकिन जहाँ इस बात का ताल्लुक है, आइन प्रिवेल करता है, लॉ नहीं प्रिवेल करता। और आइन का बड़ा मंशा क्लियर है कि अगर असम्बली डिज़ोल्व हो जाए, उस सूरत में डेट देना सदर का काम है, और उसी सूरत में हर सूरत इलेक्शन जो होने वो 90 डेज़ में। ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से 90 डेज़ को आगे कोई ना कोई एक्सक्यूज़
टीम्स बना के करे, जिस तरीके से बड़ा अरसा से ये चला आ रहा है, जनवरी से ये मैटर चला आ रहा है एज फार एज पंजाब इज कंसर्न। लेकिन ये आइन तो बड़ा क्लियर है और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पहले से तशरीह की हुई कि अगर असम्बली डिज़ोल्व हो जाए देन 90 डेज में इलेक्शन लाजिम है। तो मैं समझता हूँ सदर की बात में बड़ा वक्त है और इलेक्शन कमीशन को ये बात माननी चाहिए थी। इरफान साहब के पास जाऊंगी, लेकिन पहले अज़मा ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया, उनका पर्सपेक्टिव ले लूँ इस पर। अज़मा, ये जहाँ आइन और कानून जो है वो आमने सामने आए, अब ये इलेक्शन एक्ट 2023 की बात हो रही है और साथ ही साथ जो है वो आइन के आर्टिकल 48(5) का जो है वह हवाला दिया जा रहा है, किसका प्रोगेटिव बनता है, आप क्या समझती हैं? मारिया, एक तो मेरा थोड़ा सा प्रोटेस्ट ये है कि एक टॉपिक पे अगर बात पूरी हो जाती, मैंने आपसे गुजारिश की कि आपने ही कमेंट किया खासतौर पर मियां साहब को बाहर भेजने की बात के ऊपर, मैं उस पर जरूर कमेंट करना चाहती हूँ। आप जरूर कीजिए, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, नहीं तो मैं आपका कमेंट जरूर ले लेती, प्लीज़। शुक्रिया। गुजारिश ये है कि आज जो लिख के दे रही है ना बुशरा बीबी, इनको जहर दिए जाने का खदशा है, इमरान खान भी आपको बता चुके हैं, तो उनको एक दवाई का पता है कि जिसको दिया जाए तो इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। और मियां साहब का जो है वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो खुद उसने जो है वो ये सब बातें की थी, मैं किसी को वो कोई क्लास रहने नहीं देंगे, वो एसी भी निकाल देंगे, वो घर का खाना भी बंद कर देंगे, और ये हुआ। मियां साहब जो है वो नैब की तहवील में उन्होंने उन्हीं का खाना खाया और उस खाने के बाद बिल्कुल हमारी इसके ऊपर बड़ी कंसिडर जो है वो ये है कि उनको कुछ मिला के दिया गया जिससे उनकी तबीयत खराब हुई। दूसरी बात ये कि जरा जहन में रखिए कि बाप के पूरे मुल्क के अंदर किसी जेल में वोट को इज्जत दो का जो है वो कैदी नहीं था। आपके मुल्क में 3 दफा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसको एक साजिश के जरिए जो है बाहर निकाला गया, जिसकी पनामा में से कामा निकाला और ख्याली तनख्वाह पे उसको घर भेज दिया, और उसके बाद जो है वो उनकी 7 पुश्तों का जो है वो ट्रायल करके हमारे दिए हुए कागजात को एक्सेप्ट ना करके जो है वो एक वन साइडेड फैसला सरीना के फैसले में लिफाफे में आया, ये सारी दुनिया को पता है। अगर तो ऐसे फैक्ट्स किसी और के थे और जो है वो उसके, और मुझे हैरत ये है कि आपका ये कहना कि जी वो कैदी जो है वो कैदी थे किसी साजिश के, वो कैदी थे प्रोजेक्ट इमरान खान के। और आपका क्या ख्याल है कि लीडर ऐसे ही बन जाते हैं? एक वो 20 दिन से बैठा है ना लीडर अंदर रो रहा है, मुझे जो है सहूलियात फराहम करो, मुझे ये करो। आज उनकी बुशरा बीबी का आपने एफिडेविट पढ़ा है, वो कह रही है उनके डॉले कम हो गए, उनके जो है वो उनका वजन कम हो गया 20 दिन के अंदर। तो फिर हौसला था ना भाई नवाज शरीफ का, जिनको बेतहाशा तिब्बी मसाइल भी थे, उसके बावजूद उन्होंने उफ नहीं किया। मरियम नवाज औरत होते हुए चादर ऊपर डाल के बाथरूम में जाया करती थी, और उनको जो B क्लास देने के लिए कहा भी गया था उसका लेटर आज भी मौजूद है जो उसने मना कर दिया था। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। सो इसलिए मियां साहब को बाकी कैदियों से बराए मेहरबानी ना मिलाया करे, उनको जो है वो यहाँ पे तो लोग अगर इजाजत दें, ये मैंने अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए, तमाम पॉलिटिकल अशराफिया के लिए बात की थी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, यहाँ पे तो डेथ हो जाती है, उसके बाद फैसला आता है ये आदमी बेगुनाह था, ठीक है। तो ये तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि हमारी, ये तो आप मानेंगे पॉलिटिकल अशराफिया के लिए कानून और है। एक मिनट, आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो है वो यही पता नहीं जिसको आप सियासी शराफिया कहती हैं, 11.5 साल जो है असददारी जेल में निकालते हैं। मियां साहब जो है वो सजा सुनने के बावजूद मुल्क में वापस आके जेल में चले जाते हैं और हर तरह के वहां पे हालात का मुकाबला करते हैं। शाहिद हक्कान अब्बासी मौत की चक्की में रहते हैं। राना सनाउल्लाह जो है उनको D क्लास से भी कोई नीची क्लास हो सकती है तो उसमें रखा जाता है। मतलब नेम इट, हमारे एक इसको जिसको आप सियासी शराफिया कह रहे हैं ना, इस मुल्क की सबसे मजलूम तबका वो है जिसके साथ हर तरह की साजिश की जा सकती है, जिसको अज़मा साहिबा, लेकिन मुझे चले ये बता दें, मैं इस पे ज्यादा ड्वेल नहीं करना चाहती, किस कैदी को ये इजाजत मिली है कि वो बाहर जाके अपना जो है वो इलाज करा सके? ये तो इसको तो डिनाई नहीं कर सकते। आगे आप बिल्कुल जो बात कर रही हैं, चक्की की बात कर रही हैं, जो राना सनाउल्लाह का केस था, गलत केस था, वो हम बार बार उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, उसमें गलत विक्टिमाइजेशन हुई, पर मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, किसको मिलती है, किसी और को अगर नहीं, कौन सा कैदी जो है वो मैंने जैसे कहा कि मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है, जो वोट को इज्जत दो का मुल्ज़िम था। और फिर ये है कि जब ये लग रहा हो कि हमारे किए हुए जो है हमारे सामने आएंगे और खुदा न खास्ता मियां साहब को कुछ हो जाता तो जाहिर है उसका बोझ ये हुकूमत और ये उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट नहीं उठा सकती थी। इसलिए अपनी ऊपर से जान हटाने के लिए पहले भी जब जिला वतन किया जाता था ना, बेनज़ीर भुट्टो हो या मियां नवाज शरीफ हो, उनको इसलिए जिला वतन किया जाता था क्योंकि उनका बोझ नहीं उठाया जा सकता था। और सियासी जो रहनुमा है ना, उनका जब बोझ नहीं उठाया जाता फिर उनको जो है वो मुल्क से बाहर फेंक दिया जाता, ये भिजवा दिया जाता। तो मियां साहब तो वहां थे,
किस तरह से मियाँ साहब को कन्विंस किया गया था, ये मैं गवाह हूँ। मियाँ साहब की जो वालदा साहिबा है ना, उन्होंने हाथ जोड़े थे मियाँ साहब के सामने कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपकी जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों चले मैं आज़मा, हम मियाँ साहब को देखिए कुछ चीजें जो है ना, आई थिंक आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेट्स अग्री टू डिसएग्री। मैं जरा इरफान साहब की तरफ चलती हूँ, अगर आप इजाजत दें मैं इरफान साहब की तरफ चलती हूँ। इरफान साहब इस पे जरा कमेंट करें, जो कमिंग बैक टू द इशू, जो इलेक्शन की बात हो रही है, प्रेरोगेटिव किसका है, प्रेसिडेंट का है या ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, इस पे मैं बहुत सारे बात कर चुका हूँ पहले भी, आप आज फिर आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि क्लॉज 5 जो है आर्टिकल 48 की, वो कहती है कि सदर पाकिस्तान जब भी असेंबली डिसॉल्व करेंगे तो वो डेट देंगे इलेक्शन का, जो कि 90 दिन से ज्यादा नहीं होगा। अब इसमें कोई उभाम नहीं, साफ तौर पे ये एक चीज लिखी हुई है, लेकिन इसमें एक कैच वर्ड है जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते। वो ये है कि इसको कहा गया कि ये बावजूद इसके कि क्लॉज 1 में एडवाइस का जिक्र है वज़ीर आज़म की, यानी मैं अगर इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़ूं तो वो ज्यादा क्लियर होगा आपको। वो कहता है 5 कहता है कि वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1। तो क्लॉज 1 में जिस चीज को एक्सक्लूड किया जा रहा है वो वज़ीर आज़म की एडवाइस को एक्सक्लूड किया जा रहा है। लिहाजा वो वाली तहलील सदर की जहाँ पे के वज़ीर आज़म की एडवाइस है, उसको चूंकि क्लॉज 5 में एक्सक्लूड कर दिया गया, तो वहां पर वो डेट अपॉइंट नहीं करेंगे, बल्कि वो एक दफा मैं आपका ख्याल सुन रहा था, आपका ये ख्याल था कि जहाँ पे के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए और उसके बाद कोई भी मेंबर जो है असेंबली का वो मेजॉरिटी ना दिखा सके, तो सिर्फ वो वाली सूरत कवर होती है क्लॉज 5 में, क्योंकि ये जो एक्सक्लूड कर दिया गया है वज़ीर आज़म की एडवाइस वाली मैटर्स को, जिसमें कि डिसोल्यूशन जो एडवाइस जो डिसोल्यूशन भी अगर वो एडवाइस करें वो भी एक्सक्लूड हो जाता है। तो एक ही स्पीशीज रह जाती है और वो है जहाँ पे के सदर अपनी सवाबदीद में डिसॉल्व करते हैं, और यहाँ पे नेशनल असेंबली सदर ने अपनी सवाबदीद में डिसॉल्व नहीं की, लिहाजा सदर पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे डेट नहीं दे सकते। और सेक्शन 57 जो है जहाँ पे के सदर पाकिस्तान का जिक्र था कि सदर पाकिस्तान डेट देंगे, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट था, वो भी अब कानून में नहीं है, अमेंड हो चुका है। लेकिन जब वो था भी तो सूरत हाल इतनी फर्क नहीं थी, क्योंकि सदर का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जाता था। बहुत सारी चीजें जो है ना, ये हमारी तरह की डेमोक्रेसीज में, इवन इंग्लैंड में ऊपर लिखा होता है बाय ऑर्डर ऑफ द किंग, बाय ऑर्डर ऑफ द क्वीन, लेकिन उनको पता भी नहीं होता, लेकिन उनका नाम इस्तेमाल होता है। तो सिंबॉलिक आप कह रहे हैं, इंग्लिस्तान में सिंबॉलिक होता है, तो उस चीज को ये लोग अभी समझे नहीं है। एक और चीज आपको बताऊं कि वजीर आजम और सदर के दरमियान क्या चीज होती है, क्या ट्रांसफायर करता है उनके दरमियान, क्या अंडरस्टैंडिंग है, अदालतें उसमें नहीं घुस सकती। ये क्लॉज 4 में लिखा हुआ है कि ये अदालतों का मामला ही नहीं है कि वजीर आजम ने सदर को क्या एडवाइस की, सदर ने वजीर आजम को क्या, अदालतें नहीं जाएंगी, अदालतों को पता ही नहीं है इन कॉन्सेप्ट का, वो इसमें भी चली जाती है और फैसले दे देती है और कंफ्यूजन फैला देती है। चले आपकी इजाजत है सर, एक कमेंट क्विकली ब्रेक लेनी है, क्विकली शायद मैं करता हूँ। देखो, आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन आइनी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की कि वो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इंटरप्रिटेशन ऐसी की है कि अगर असम्बली के डिज़ॉल्व होने के 3 तरीके, या वज़ीर आज़म के पास ईवान का अक्सरियत नहीं रहता, डिज़ॉल्व हो जाती, या मुद्दत पूरी करती है, या वज़ीर आज़म एडवाइस करता है कि असम्बली को डिज़ॉल्व किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंटरप्रिटेशन ये की कि उस सूरत में असम्बली अपना टेनेवर पूरा करे, फिर तो सदर के पास इख्तियार नहीं है। जो बाकी 2 सूरतें, उसमें अगर सदर की एडवाइस से असम्बली डिज़ॉल्व हो जाए, दिन सदर ने ही डेट देनी है और उस सूरत में 90 डेज़ में ही इलेक्शन होने, पीरियड। चलें लेट्स सी कि इसका क्या जो है वो निकलता है। 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो आ गए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो बात करेंगे कि क्या मुस्तकबिल है इमरान खान साहब का और नवाज शरीफ साहब का, कीपिंग द ग्राउंड रियलिटीज़ इन माइंड। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैर साहब क्विकली, क्योंकि आखिरी पार्ट है, क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन से पहले, जब भी इलेक्शन होते हैं, इमरान खान साहब इलेक्शन में शिरकत कर सकेंगे, या आपको लगता है कि इलेक्शन प्रोसेस से बाहर ही होंगे?
नहीं, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन प्रोसेस से बाहर नहीं होंगे, वो शिरकत कर सकेंगे। सिर्फ इस वक्त एक ही केस में कन्विक्शन है जिसमें कल परसों तक इंशाल्लाह ताला ये सस्पेंड हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने ज़रूर एक नोटिफिकेशन किया। साइफर और बाकी केसेस जितने भी है, आइन का आर्टिकल 10 ये कहता है कि जिसको अरेस्ट करना है उनको आपने ग्राउंड्स बताने और विद इन 24 आवर्स। एज वी स्पीक खान साहब को कभी भी हमें कोई इतला नहीं दी गई कि खान साहब को जिस केस में जेल में, इसके अलावा भी किसी और केस में वो अरेस्ट हुए हैं। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जल्द बाहर आएंगे। अच्छा अज़मा साहिबा, अभी कुछ देर पहले जो है वो चल रहा था, जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी ज़राए को कोट करके कि नवाज शरीफ साहब जो हैं ये 15 अक्टूबर को जो है वो वापस आएंगे। क्या जो चेंजेस आएंगी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जो वहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, उसके बाद ज़्यादा समझते हैं कि माहौल कंड्यूसिव है? पहले तो सितंबर की बातें की जा रही थी। नहीं, देखिए, मैं नहीं समझती कि जो है वो इसको इतनी अहमियत दी जानी चाहिए ये, लेकिन ये फैक्टर मौजूद जरूर है, एग्जिस्ट जरूर करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो है वो मियाँ साहब को जो है सजा सुनाने से लेकर उनके मॉनिटरिंग जज के लगने तक और तमाम मामलात के अंदर, और जब मियाँ साहब जेल में थे तब तो बंदयाल साहब को ना कभी इंसानी हकूक याद आए थे, ना उनको कभी जेलों में कैदी, वो भी तो थर्ड टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनके लिए तो कभी ख्याल नहीं आया कि पता करें उनको किस हाल में रखा हुआ है। और हमारी जो बेल की जो जमानतों की जो होती थी ना हियरिंग, 1.5 साल फिक्स नहीं होती थी, इनकी 1 घंटे के अंदर जो है वो डेट भी लग जाती है, नंबर भी लग जाता है पिटीशन का, और अगर कोई एतराज हुआ हो तो एतराज भी खत्म हो जाता है, और इनके लिए जो है वो सब दरवाजे खुले हुए हैं। तो ये कानून का ये जो तमाशा है ये पूरी दुनिया देख रही है। तो हम समझते हैं कि मियाँ साहब को जो है वो जल्द से जल्द वापस आना चाहिए था, लेकिन मैंने भी आज अभी जराए से ये खबर देखी है, पार्टी में अभी हमें ऑफिशियली इसकी इत्तला नहीं मिली है कि इसके ऊपर जो कोई फैसला हुआ है, कोई पार्टी जो है वो अगर अनाउंस करे तो मैं इसको कंफर्म कर सकती हूँ। शर्मीला साहिबा, इलेक्शन जब भी होता है, मतलब यहाँ पे पहले नून लीग का जो है वो पर्सपेक्टिव था कि जी पलड़े जो हैं वो तराजू के इक्वल होने चाहिए। अब ये इसी तरह की बातें जो हैं वो पीटीआई की तरफ से हो रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। आपको क्या लगता है इलेक्शन जब भी होगा ये क्या सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होगा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, या इसके रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे सबको? देखिए, आई होप नॉट, आई डोंट थिंक सो। मतलब आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और मैं समझती हूँ कि एटलीस्ट जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, हम हमेशा बिलीव करते हैं, और चूँकि मेरी वो जमात है जिसने इस मुल्क को उसका आइन दिया, जिसके बानी ने इस मुल्क को उसका आइन दिया, हम इस बात में इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड में बिलीव करते हैं। वी बिलीव दैट वी शुड गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स नोबडी इज़ अबव लॉ, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सो इस रवैये के साथ और इस एहसास के साथ और इस मकसद के साथ हमें आगे चलना है। हमारा मुकाबला होना चाहिए गुर्बत से, हमारा मुकाबला होना चाहिए बेरोज़गारी से, हमारा मुकाबला होना चाहिए इस मुल्क की उस गयूर आवाम से, उन नौजवानों से जो आज मायूस बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक बड़ा मुश्किल वक्त देखा है और देख रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, लोगों को अपने वोट का इख्तियार मिले, वो वोट दे सकें बिला किसी डर और खौफ के, और अल्लाह करे वो दिन पाकिस्तान के अंदर आए जब खुद सब लोग इलेक्शन को एक्सेप्ट करें, बिलखुसूस वो लोग जो इलेक्शंस हार जाते हैं, और इस मुल्क के अंदर जो आईनी इदारे हैं वो अपने अपने दायरे कार में रह के काम करें, वहाँ पर परफॉर्म करें। तो इस मुल्क में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, बट इस वक्त जो इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ सकती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ सकती है। चले, ये हर पाकिस्तानी का ख्वाब जो है वो लगता है जो आप बात कर रही हैं, लेकिन क्या ये अमलन होगा या नहीं होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन नज़र फ़िलहाल ये आ रहा है कि जब भी इलेक्शन होंगे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन जो है ये होंगे। लेट्स होप अगेंस्ट होप। आप इजाज़त चाहूँगी। बैर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज़मा साहिबा आपका और शर्मीला साहिबा आपका। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।